नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फ़िल्म के बारे में जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और वो चर्चित फ़िल्म है बस्तर द नक्सल स्टोरी। मेरे साथ हैं बस्तर फ़िल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह जी। आपका स्वागत है नमस्ते। विपुल। थैंक यू सो मच संजय जी। विपुल जी, ये ऑफबीट टॉपिक्स पे आपने फ़िल्म बनाने का आइडिया कब से लिया? क्योंकि मैं देख रहा था कि आपने जो भी फ़िल्में प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट की हैं, दी केरला स्टोरी से पहले, वो तो जो बॉलीवुड के हिसाब से जिनको बोलते हैं नॉर्मल टॉपिक, उस टाइप की फ़िल्में होती थी। तो आपको कब ये आइडिया आया कि आप जो है वो थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स पे, ऐसे टॉपिक्स जो बॉलीवुड में टैबू माने जाते हैं, उनको लेके चलेंगे? ऐसा है कि मैंने जितनी भी फ़िल्में बनाई उसमें मेरा एक पैट्रियोटिक कलर रहता था। चाहे जी, वो जी। मेरी हुँ, नमस्ते लंदन हो या हॉलिडे हुँ, हो, कमांडो फ्रेंचाइज़ हो या फ़ोर्स हो। लेकिन वो एक फैंटेसी फ़िक्शन के दायरे में होता था। तो जब सुदीप्तो सेन मेरे पास आए और उन्होंने ये 2 कहानियाँ मुझे बताई और जी। उन्होंने जो सालों का रिसर्च किया था इन दोनों कहानियों पे, वो जब मुझे दिखाया, तो मुझे लगा कि भारत देश के लिए ये कहानियाँ कमर्शियल फ़िल्मों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और शायद इन फ़िल्मों के ज़रिए मैं अपनी देशभक्ति की भावना तो कंटिन्यू करूँगा ही, लेकिन कोई ना कोई समाज में भी बदलाव शायद ये फ़िल्में कर सकती हैं। इसमें वो ताकत है और भारत देश के लिए ये दोनों विषय बहुत ज़रूरी थे, चाहे केरला स्टोरी हो, चाहे बस्तर द नक्सल स्टोरी हो। तो मैंने सोचा कि ये दोनों फ़िल्में बनाएँगे और सुदीप्तो दादा और मैंने पहले दिन से तय किया था कि हम दोनों ही फ़िल्में साथ में बनाएँगे। तो पहले केरला स्टोरी बनी, बहुत तारीफ़ हुई, बहुत एप्रिशिएट हुई, कुछ लोगों को बहुत तकलीफ़ भी हुई फ़िल्म से और और अब बस्तर बस्तर बनाई है तो उससे भी काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है, लेकिन पिछले डेढ़ दिन में जो रिएक्शन आ रहा है, लोग जो देख रहे हैं फ़िल्म, आप अगर ट्विटर पे जाएँगे या इंस्टाग्राम पे जाएँगे और यूट्यूब पे देखेंगे लोगों के रिएक्शंस के वीडियोज़, तो बड़ा गर्व भी होता है और बड़ी खुशी भी होती है। और बस उम्मीद करते हैं कि पूरा देश इस फ़िल्म को केरला स्टोरी की तरह प्यार दे और इससे जो हमारे समाज में एक जागृति आनी चाहिए, वो आ जाए तो आई थिंक फ़िल्म हमारी जो होगी वो सफल होगी। आपकी फ़िल्म दी केरला स्टोरी भी स्टार्ट उसका भी स्लो हुआ था, लेकिन बाद में जैसे-जैसे लोगों ने देखी और उसकी चर्चा आरंभ हुई और एकदम से फिर वो टेक ऑफ कर गई। क्या इसका भी जी। जो ट्रैक्शन है वो उसी तरह से जा रहा है? ट्रैक्शन वैसा ही है। एक इसमें केरला स्टोरी और इसमें एक फ़र्क ये है कि शहरों में बैठे बहुत सारे जो शहरों में रहते हैं हमारे लोग, उनको लगता है नक्सलवाद से हमारा क्या लेना-देना, ये समस्या हमारी नहीं है। हालाँकि हकीकत कुछ और है। जो ये लेफ्ट लिबरल्स और नक्सली मिलके हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश जब उन अगर उनके मंसूबे कामयाब हो जाएँ, तो नुकसान तो पूरे देश का होगा। तो इसलिए ये फ़िल्म सबके लिए इम्पोर्टेंट है। पर मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, जैसे हम ट्रैक करते हैं कलेक्शन, जी, तो कल दोपहर को 12 बजे जो हमारे कलेक्शंस थे, जी। आज उसमें 300% का इज़ाफ़ा है। ओह वंडरफुल! तो जी। अब यही उम्मीद है कि यही ट्रेंड आगे हुँ, चालू रहेगा तो ये हुँ। केरला स्टोरी की तरह एक बहुत लोगों के दिलों में अपनी जगह बना के बहुत अच्छा नंबर लाएगी। आपकी केरला स्टोरी तो सुपर सक्सेसफुल जिसको बोलते हैं सुपर डुपर हिट थी। लेकिन क्या अभी तक वो ओटीटी पर जा पाई है क्या? क्योंकि मुझे ये सूचना थी कि जी, जी। ओटीटी वाले जो है वो उसको ले नहीं रहे हैं। नहीं, केरला स्टोरी अब ज़ी5 पे अवेलेबल है और ओके। 10 महीने लगे जो एक एब्नॉर्मल टाइम है। जनरली फ़िल्में 2 महीने में ओटीटी पे आ जाती हैं। हमारी जी। कुछ शर्तें थी, हमारी कुछ नेगोशिएशंस चल रही थी और हम ऐसा मानते थे कि हमारी फ़िल्म जो एक सर्टेन चीज़ें डिज़र्व करती है, वो ना मिले तब तक हमें वो फ़िल्म ओटीटी पे ऐसे ही नहीं दे देनी है। तो राइट। आखिरकार ज़ी ने हमारी बात को समझा, उन्होंने हमें सपोर्ट किया
और एक और बात बता दूं, 10 महीने बाद वो फिल्म जी पे आई है और जी। Z5 के इतिहास की सेकेंड हम्म। हाईएस्ट फिल्म ऑलरेडी 15 दिनों में, 20 दिनों में बन चुकी है। अच्छा, ऑल टाइम, वंडरफुल। ऑल टाइम हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, Z5 के पूरे प्लेटफॉर्म की। और ओके। वैसे भी थिएटर में केरला स्टोरी भारत के इतिहास की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फीमेल सेंट्रिक फिल्म है इतिहास की। तो इतिहास। लोगों का हम्म। प्यार बहुत ही अनबिलीवेबल रहा उस पिक्चर को। अब देखते हैं ये कहाँ जाती है। जी हाँ, तो केरला स्टोरी तो जो आपका इन्वेस्टमेंट था उससे तो उसने 10 गुना कमा के दे ही दिया ना। जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा रहा। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये थी कि हम अ, इस फिल्म के जरिए करोड़ों लोगों तक पहुंच पाए और एक मुद्दा जो पूरे देश के लिए बहुत जरूरी मुद्दा था, उसको हम एक नेशनल डिबेट का हिस्सा बना पाए। तो मुझे लगता है वो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी थी। और अभी जिस तरीके का रिस्पॉन्स जी पे आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि अब ये बात बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैल रही है और इससे बहुत फर्क पड़ेगा आने वाले वक्त में, और वो फिल्म के लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। बात करते हैं बस्तर की, बस्तर दी नक्सल स्टोरी की। इसके पहले भी ये बस्तर के जो नक्सलाइट मूवमेंट है इसके ऊपर फिल्में बनी हैं, लेकिन वो चक्रव्यूह जैसी है आपकी। अ, वो किसने वो प्रकाश प्रकाश झा झा ने साहब। बनाई थी। प्रकाश झा ने बनाई थी। और उसके अलावा भी एक और फिल्म बनी थी मुझे याद है, जो भी वो भी बड़ी हुई एक प्रकार से हमारे सिस्टम को गलत बताते हुए बनी थी। जी जी अ, जी, उसमें वो राव था, क्या नाम है वो नया लड़का जो था राजकुमार, उसमें, राजकुमार राव। न्यूटन, न्यूटन शायद। न्यूटन 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 न्यूटन। तो इस तरह की फिल्में उसमें बनती रही हैं जिसमें एक तरह का रोमांटिसाइजेशन किया जाता है नक्सल मूवमेंट का। तो पहली फ़िल्म मैंने जो देखी थी, हालाँकि वो कमर्शियली बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं रही थी, जिसने अर्बन नक्सल और इनका जो लिंकअप था उसको एग्ज़ामिन किया था, वो विवेक अग्निहोत्री की बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, वो फ़िल्म बनी थी। तो आपकी ये जो फ़िल्म है, ये इनसे कैसे अलग है? क्योंकि जो मैं रिव्यू देख रहा हूँ, देखिए मैंने फ़िल्म नहीं देखी अभी तक। तो जो मैं जो रिव्यू देख रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि साहब इसमें जो है वो वायलेंस जो है वो बिल्कुल इन योर फेस है और वो आपको हिला देता है। जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी। यही हमारी फिल्म का मेन मुद्दा है जी। कि नक्सलवाद को हमेशा एक बहुत अच्छी लाइट में दिखाया गया है, एज इफ कि वो कोई रॉबिन हुड्स हैं और गांव वालों को सरकार से बचाते हैं, सरकार के अत्याचारों से बचाते हैं और गांव वालों के लिए बहुत सारा विकास करते हैं वगैरह वगैरह। और ये लेफ्ट लिबरल्स का जो नैरेटिव पूरे देश में दशकों से फैला हुआ है, उसके अगेंस्ट जाके हमने एक फिल्म बनाई है और सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए, हमारे रिसर्च में जो मुद्दे मैंने देखे कि वहां आप सड़कें नहीं बना सकते, सड़कें बनाने की कोशिश होती है तो जवानों तक को मार देते हैं। वहां कहा जाता है बस्तर में कि बस्तर की सड़कें डांबर से नहीं बट जवानों के खून से सनी हुई होती हैं। वहां पे स्कूल नहीं बनने देते, स्कूल बनाने की कोशिश करते हैं तो बम लगा के उड़ा देते हैं। अस्पताल नहीं बनने देते, पानी की पाइप नहीं लगने देते। तो हमारा सवाल ये है कि ये कौन सा विकास है? आप बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहते, आप भारत का झंडा तक वहां फहराने नहीं दे सकते। अब भारत का झंडा फहराने की सजा है मौत। तो आप सोचिए कि वो कैसे रॉबिन हुड हैं जो इस किस्म की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हर गांव, हर फैमिली को अपना एक बच्चा उनको देना पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो पूरे फैमिली को ही मार देंगे। तो माओ को आप उनके बच्चों से अलग कर रहे हैं। और हिंसा, आप देखिए एनएचआरसी की रिपोर्ट है कि कश्मीर में जैसे 1952 से लेकर आज तक 47,000 लोगों की मौत हुई है, ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। और जी, एनएचआरसी का आंकड़ा है कि बस्तर में और माओवादी हिंसा में पिछले 50 साल में 55,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जी। तो इस हिंसा की ओर किसी का ध्यान जाने नहीं दिया जाता। इतनी एक्टिव और इतनी पावरफुल है ये लेफ्ट लिबरल की लॉबी। ये बिल्कुल, ये खबर कभी मीडिया में डिस्कस नहीं होती। हम वहां लोकल से बात कर रहे थे, वो हमें बता रहे थे कि सर
25-30 लोग जब तक नहीं मरते तब तक तो नेशनल मीडिया हमारी स्टोरी तक कवर नहीं करता। तो आप सोचिए, अभी जैसे हमारी फिल्म में एक कहानी है, एक औरत है वहां पे, उनके पति ने अपने स्कूल में झंडा फहराया था तो उनको 32 टुकड़ों में काट दिया गया था, और वो आज तक उस औरत से मिलने एक भी मीडिया वाला नहीं गया। हम गए, हमारे पास उसका वीडियो टेस्टिमनी है, जी 25 मिनट तक उन्होंने पूरी अपनी कहानी बताई है। जी और ये वाकया होने के बाद आप सोचिए कि उसे सिक्योरिटी थ्रेट है और वो पुलिस स्टेशन में रोज सोती है। तो उनको जिन्होंने काट दिया, हस्बैंड को, और एक उनके बच्चे को उठा के ले गए नक्सली बनाने, उनके ऊपर कोई काम नहीं होता। तो जी। आप सोचिए, इट्स अमेजिंग टू सी कि क्या हो रहा है वहां पे। इसके बनाते समय आपने किस प्रकार की रिसर्च की? क्योंकि जो मुझे बताया गया कि आपकी जो कहानी है वो 2007 से 2013 के कालखंड पर आधारित है, जी 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 और ये वो कालखंड है जिसमें साल्वा जुदुम के विरोध में पूरी की पूरी जो लेफ्ट लिबरल लॉबी थी, क्योंकि साल्वा जुदुम, कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ कि वो एक स्वतः स्फूर्त विरोध का स्वर था नक्सली अत्याचारों के विरुद्ध। लेकिन जी उसमें हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय का विचार कुछ और था, और उस कारण से वो जो मूवमेंट है उसको एक प्रकार से मैं कहूँगा कि निर्ममता से दबा दिया गया। और वही उसी कालखंड में वो जो 76 हमारे जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनकी जो हत्याएँ हुई, उनके एम्बुश करके जो हत्याएँ हुई, तो उसका सेलिब्रेशन किया गया जेएनयू में, सब जानते हैं उसके बारे में। तो इन मुद्दों को कैसे उभारा है आपने? इसके लिए क्या रिसर्च किया है आपने? हमने जैसे देखिए, हम सब जानते हैं कि 76 जवान मारे गए और उसका बहुत सारा सेलिब्रेशन भी हुआ। हम वहाँ जब गए तो हम एक जवान से मिले जो उसमें से एस्केप करके निकल सके थे जिंदा। उन्होंने उसका पूरा दृश्य का विवरण किया था कि कैसे जिंदा जलाया गया हमारे जवानों को, कैसे उनको निर्ममता से मारा गया। ये वो जवान थे जो 40 घंटे तक ड्यूटी करके लौट रहे थे, और उनका खाना सुबह खत्म हो गया था, और वो जब आए थे तो उनके अंदर बिल्कुल भी कोई शक्ति नहीं बची थी, क्योंकि 40 घंटे से ना सोए थे ना खाना खाया था, 16-17 घंटे से। और वो एक टूटे फूटे स्कूल के बिल्डिंग में एक टेम्पररी कैंप बना के रह रहे थे, और वहाँ पे फेंसिंग नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, वहाँ अटैक हुआ। तो ये पूरा जो उन्होंने विवरण दिया उसको हमने एज इट इज शूट करने की कोशिश की, और जितना उसको रियलिटी से नज़दीक ले आ पाए वो करने की कोशिश की। और सलवा जुदुम के अगेंस्ट जो कोर्ट में केस चला था, उसमें भी हमने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े, बहुत सारे लोगों से बात भी की, लोकल लोग जो सलवा जुदुम का सपोर्ट करते थे, जी, क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण विरोध था नक्सलियों के अगेंस्ट। और ये एक आदिवासियों का या वहाँ के वनवासियों का खुद का इंडिजीनियस मूवमेंट था, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। और उसके बावजूद हमारे न्यायालय को लगा कि उस मूवमेंट को बैन कर देना चाहिए। और वो जब बैन हुआ, उसके 1 साल के अंदर करीब करीब 12 से 13 हजार लोगों की हत्याएं की गई जो सलवा जुलूम से जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके हाथ से सारा उनके एम्यूनेशन गन सब छीन लिया गया था, जबकि माओवादी अपनी गन्स लेके घूम रहे थे। तो उसे उस पूरे चैप्टर को हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। जेएनयू के सेलिब्रेशन के ऊपर हमने कमेंट किया है इस पिक्चर में। तो हमने सारे पहलुओं को लेने की कोशिश की है, और एक संपूर्ण विषय की संपूर्ण नॉलेज को लाने की कोशिश की है। तो आपने जब कैरेक्टराइज़ेशन किया इस फ़िल्म में, तो जो आपने पात्र चुने, जिन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आपने चुना, तो उसका क्या आधार रहा था? देखिए, एक तो हमारे साथ केरला स्टोरी में अदा शर्मा थी, तो उनका जो हमारा जो एक नीरजा माधवन जो पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है आईजी बस्तर, वो हमारे लिए आसान था, बिकॉज अदा की प्रतिभा से हम, मैं और मेरे डायरेक्टर दोनों अच्छी तरह वाकिफ थे, केरला स्टोरी में हमने देखा था। तो इसके लिए हमारे लिए वो एक चॉइस आसान थी।
बाकी के जो कैरेक्टर्स थे उसके लिए हमने काफ़ी प्रोसेस से गुजरे, कई आर्टिस्टों से मिले, कई आर्टिस्टों के ऑडिशन किए। हमारी कास्टिंग का एक प्रोसेस होता है जिसमें मुकेश छाबरा हमारे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, और वो हमको हमारी ब्रीफ के हिसाब से बहुत सारे आर्टिस्टों के ऑडिशंस ला के देते हैं, और उनमें से फिर हमने चयन किया बाकी के आर्टिस्टों का। इस बार कौन से नए आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस किया आपने? एक बहुत प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट है इंदिरा तिवारी। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है फिल्म में। एक विजय कृष्णा है जो एक नक्सली का पात्र निभा रहे हैं। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टर हैं और लोगों के लिए एक बहुत नई पहचान होगी, एक नए एक्टर से मुलाकात होगी। तो ये दो बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाए हैं, और कुछ और भी 170 कैरेक्टर हैं फिल्म में। तो 170 कैरेक्टर मतलब आप सोच सकते हैं कि हमारे कास्टिंग का प्रोसेस कितना मुश्किल रहा होगा। अच्छा, इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वो जो आपने अभी उल्लेख किया उसका, कि जो अर्बन कवर फायर दी जाती है, जो अर्बन नक्सल्स हम जिनको बोलते हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है इस ऑन द ग्राउंड जो मूवमेंट नक्सल मूवमेंट है उसको चला के रखने में। क्योंकि कई बार ये कहते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट इसलिए आरंभ हुआ क्योंकि जो स्टेट थी वो वहाँ जंगलों में जो है वो शोषण कर रही थी, जबकि तथ्य ये है कि जब ये लोग गए हैं जंगलों में उस समय तो स्टेट वहाँ थी ही नहीं, और ये पूरी तरह से एक जिसको कहते हैं कि वर्जिन टेरिटरी थी। उस वर्जिन टेरिटरी में इन्होंने घुस के जब इनके ऊपर थोड़ा तेलंगाना में जोर पड़ा तो ये बस्तर में घुस गए। लेकिन इसको कवर फायर जो है, इंटेलेक्चुअल कवर फायर किस तरह से दिया जाता है, इस पर थोड़ा आप हमें और प्रकाश डालें। एक एक बहुत बड़ा एक रैकेट चल रहा है जिसमें बस्तर में एक पैरेलल इकोनॉमी नक्सल्स की क्रिएट की हुई है, ब्लैक की इकोनॉमी, जिसमें जो तेंदू पत्ता है जिससे बीड़ी बनती है उसके निकलने वाला लेवी, उसका बहुत सारा पैसा जो ये गरीबों को लूट के ले लेते हैं, वो पैसा आता है शहरी लोगों के पास, और ये यहाँ से न्यूयॉर्क टाइम्स तक जाता है पैसा, ताकि एक लॉबी क्रिएट की जाए, एक नैरेटिव क्रिएट की जाए कि नक्सली जो है वो रॉबिन हुड है। और लेफ्ट लिबरल्स का जो सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि भारत में डेमोक्रेसी को ख़त्म करके सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप लाया जाए, उस एजेंडा को भी इसी के जरिए इन्फिल्ट्रेट सोसाइटी में करने की कोशिश की जाती है। एंड जैसे आप देखते हैं कि जेएनयू में जो लड़के हैं, जी। जो जेएनयू का जो पूरा मामला है कि जेएनयू में आप 16, 17, 18 साल के बच्चे जब आते हैं, और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ जब ये बच्चे आते हैं तो उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से देश के अगेंस्ट भड़काया जाता है। तो ये पूरा जो नेक्सस चलाते हैं, ये नेक्सस जो है वो बहुत डेंजरस है, और उसका पूरा एक तालमेल चलता है कि वहाँ से पैसा भी आता है इनके लिए, और ये लोग बस्तर का जो पूरा खनिजों का खजाना है अबूझमार के जंगलों में, उस पर कंट्रोल बनाए रखने के लिए ये लोग नक्सलियों को कवर फायर देते हैं ताकि उधर उनका वर्चस्व बना रहे, ताकि इनको इनके लिए पैसा मिलता रहे शहर में बैठे जो हमारे लेफ्ट लिबरल्स हैं। तो दोनों एजेंडा एक साथ चला के एक पूरा क्रिएट किया गया नेक्सस है। आपने अपनी रिसर्च में क्या पाया कि पिछले कुछ वर्षों में कुछ स्थितियों में कुछ सुधार आया है क्या? क्या वहाँ तक अब विकास पहुँच रहा है क्या? या वहाँ पर लोग जो हैं वो अब अपनी इच्छा से वोट दे पाते हैं क्या? क्या जो सुरक्षा जो हमारे जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं, स्पेशली सीआरपीएफ है जो और लोकल पुलिस है, वो अब ऐसे स्थानों तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ पहले उनका किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पर देखिए, जुड़ाव नहीं था? हमने ये देखा कि पहले पिछले 5 सालों में पर्टिकुलरली जी। स्थिति में सुधार हो रहा है। वहाँ पे बहुत सारे स्कूल वापस रीओपन हुए हैं या नए बने हैं। वहाँ पे रास्तों का काम अब शुरू हुआ है, और
और एक स्ट्रेटेजी के तहत फुल सिक्योरिटी के अंदर रास्ते बनाने का काम हो रहा है। लेकिन उसकी गति बहुत कम है, क्योंकि बहुत वायलेंस बहुत होता है और उनको बहुत सावधानी से करना पड़ता है काम। तो उनकी जो स्पीड है टू बिल्ड रोड, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलें, कॉलेज, हॉस्पिटल, वो काफ़ी धीमा है, क्योंकि बहुत सावधानी से काम करना पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने दंतेश्वरी फोर्स नाम का एक फोर्स क्रिएट किया है अब, जिसमें 5,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं जो इन अच्छा। जंगलों में जाके, हम्म जी जी जी, और वो बहुत हम्म कमाल का काम कर रही हैं। बहुत हम्म अद्भुत बहादुर महिलाएं हैं। हम्म और वो जो महिलाएं हैं वो अ, जंगलों में जाके ऑपरेशन करने से लेके बहुत कुछ एक्टिवली करती हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है कि नक्सलियों को मुख्य धारा में वापस लाया जाए, गलतफहमियां दूर की जाए। पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ। अभी जैसे वहाँ का टूरिज्म 80% बढ़ा है, ये एक डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है। ओके ओके। तो तो हम्म। इम्प्रूवमेंट है, लेकिन जिस रफ्तार से बाकी का देश बढ़ रहा है उसके हम्म, मुकाबले बहुत कम है। और बहुत 138 या 142 डिस्ट्रिक्ट में नक्सलवाद फैला हुआ था, वो अब सिमट के 40 या 33 35-40 के बीच में कोई नंबर है जहां पे आके सिमट गया है। लेकिन उसे, ये जो 35-40 डिस्ट्रिक्ट है, इन्हें बहुत फियर्सली प्रोटेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको, यहाँ से जो इनकी इनकम आ रही है, जिससे कि जी पूरा एजेंडा चलता है, उसे बहुत फियर्सली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और अबूझमार के जंगलों में 3,500 के करीब गांव हैं। वहां पे हमारे फोर्सेस को जाना आज भी मुश्किल है, क्योंकि ये गांव वालों को हॉस्टेज बना लेते हैं जब फोर्स की एक्शन होती है। तो बहुत संभल के काम करना पड़ रहा है ताकि लोगों की जान न जाए। तो इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन। पर आने वाले कुछ सालों में मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके इनको, इनके ऊपर विजय प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। और जब ये खत्म होगा तो उसका असर मुझे लगता है कि शहरों का जो लेफ्ट लिबरल्स का गैंग है उन पे भी होगा। एक अगर जानकारी है इस समय कि वहाँ पर एक रेलवे लाइन भी बन रही है, और वो रेलवे लाइन जो है वो लगभग नारायणपुर तक पहुँच गई है, और उसके आगे नारायणपुर से जगदलपुर के बीच का काम उनका चल रहा है, और उधर से धामतारा की तरफ भी रेलवे लाइन बन रही है। तो ये जो रेलवे लाइन बन रही है, इसका क्या आप वहाँ इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आज की तारीख में वहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो, इसीलिए वो ना रास्ते बनने देना चाहते हैं, ना कोई, अगर अगर गांव तक या अबूझमार के जंगलों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश ना हो, तब तक इनकी मनमानी चलने वाली है। अब जी सड़कें बन रही हैं, रेल लाइन बिछ रही है, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ साथ पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी धीरे धीरे अपना कब्जा करेगा। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये सिमटते जाएंगे। अब वो कोशिश भी करेंगे कि ये रेलवे ट्रैक ना बिछाई जाए, उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, डैमेज करने की कोशिश करेंगे। ये एक, लेकिन इस वक्त बहुत सावधानी से आगे बढ़ा जा रहा है और इनको जगह नहीं मिल पा रही है, थोड़े श्रिंक तो हो रहे हैं ये। जी, पहले जो ये पूरा जो ये नक्सल मूवमेंट जो इसके जो ये जंगलों का, विशेषकर ये अबूझमार के और आपके बस्तर के जंगलों का, तो ये जो क्षेत्र था वो बस्तर, तेलंगाना और महाराष्ट्र का ये जो गढ़चिरौली क्षेत्र है, इन तीनों में पूरा फैला हुआ था। लेकिन तेलंगाना ने एक प्रकार से इनको समाप्त कर दिया। अब तेलंगाना में नक्सलवाद जो है वो बहुत सीमित रह गया है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कब्जा ना कर लिया। तो आपने अपनी रिसर्च के दौरान कुछ पाया कि ऐसा क्या हुआ कि तेलंगाना में स्पेशली जो उनकी ग्रे हाउंड फोर्स वगैरह थी, उन्होंने पूरी तरह से इसको हरा दिया, लगभग पूरी तरह से। अब जो भी देखिए, है वेस्टिजेस कहीं-कहीं रह गए हैं, लेकिन बस्तर में नहीं हो पाया। गढ़चिरौली में भी उस एक्सटेंट तक नहीं हो पाया जैसा कि तेलंगाना में हुआ। नहीं, पर जैसे तेलंगाना वो एक बहुत अच्छी शुरुआत थी और वहीं से इन लोगों का सिमटना शुरू हुआ है। और जी। गढ़चिरौली में भी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है और वहाँ से भी मुझे लगता है बहुत जल्द एक इफ़ेक्टिव कार्रवाई के तहत
इनको कंट्रोल कर लिया जाएगा और फिर ये सिर्फ रह जाएंगे वो बस्तर के 6-7 डिस्ट्रिक्ट और अबूझमार के जंगलों में। तो एक धीरे धीरे इनको घेरा जा रहा है दोनों तरफ से। और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जैसे भद्रकाली जो एरिया है वहां से बस्तर का जो बॉर्डर है वो 3-4 स्टेट से मिलता है। तो इसलिए इनके लिए बड़ा आसान था कि जब अगर बस्तर में उनको कोई चेस करता था सिक्योरिटी फोर्सेस तो ये दूसरे स्टेट में चले जाते थे बॉर्डर क्रॉस करके। अब बाकी स्टेट्स में उनकी जगह श्रिंक हो गई है तो इनके लिए बहुत ये जो फ्री मूवमेंट था यहाँ से वहाँ जाना और छुप जाना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे वैसे ये प्रेशर में कुछ गलत चीजें करेंगे और फंसेंगे। ऐसा ऐसा अभी एक वातावरण वहां पे लोगों के अंदर डिस्कशन होते हुए हमने सुना। जी, जो इंद्रावती नदी बताते हैं कि साहब कि जी इंद्रावती नदी के आसपास जो है वो बिल्कुल इनका एपी सेंटर है। और आप क्या इंद्रावती नदी के आसपास शूटिंग आपने की? आपके शूटिंग एरियाज क्या क्या थे? नहीं, हमें वहाँ शूटिंग करने के लिए परमिशन भी नहीं मिली और अच्छा। हम 500-600 लोगों के यूनिट को लेके हम उस एरिया में जाना नहीं चाहते थे बिकॉज इतने लोगों की सिक्योरिटी कर पाना बहुत मुश्किल होता और वारदात नहीं होनी चाहिए फिल्म बनाते वक्त। ये हमारा एक प्रायोरिटी थी हमारी। लेकिन हमने भद्रकाली गढ़चिरौली के एरिया से एंटर होते हुए भद्रकाली में हमने शूटिंग की। वहाँ के रेलवे स्टेशन पे शूटिंग की और जी बाकी जो बहुत सारी शूटिंग जो है वो जी बम्बई से गुजरात के बीच में कुछ बहुत घने जंगल हैं जो जी। बिल्कुल छत्तीसगढ़ की तरह ही है। उनका पूरा जो प्लांटेशन और उनका जो फॉलिएज है तो वहां पे हमने काफी सेट्स क्रिएट किए और वहां पे शूट किया। फिर कितना समय लगा आपको पूरी फिल्म बनाने में? सर 9 से 10 महीने लगे क्योंकि इसका स्क्रिप्ट और इसका रिसर्च जो हमारे डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन और जी हमारे राइटर हैं अमरनाथ झा, जी। इन्होंने बहुत लंबा रिसर्च करके एक बहुत सारा मटेरियल रेडी रखा हुआ था। तो हमारे लिए उस पर स्क्रिप्ट बना के काम करना काफ़ी तेज़ी से हम कर पाए। तो केरला स्टोरी के 10 महीने के अंदर हम ये फिल्म रिलीज़ कर पाए क्योंकि उनकी रिसर्च और उनका जो काम था वो बहुत मजबूत था और बहुत सारा काम उन्होंने किया हुआ था। जी। आप किसी रियल नक्सल से भी मिले क्या इस शूटिंग के दौरान? जी, हम 2 नक्सली लेडीज से मिले जो अब पुलिस फोर्स में सरेंडर करके आ चुकी हैं और हमने जी उनसे भी बात की, ये समझने की कोशिश की कि अगर वो नक्सली थीं, तो ऐसा क्या हुआ कि वो नक्सलियों को छोड़ के पुलिस फोर्स में आ गई हैं। उनका ये कहना था कि अ, क्रूरता उस हद तक बढ़ चुकी थी कि उनसे खुद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। और एक पॉइंट के बाद उनसे उन्हें लगने लगा था कि वो कोई कॉज वॉज का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक माइंडलेस वायलेंस में इन्वॉल्व हो चुकी हैं। उनके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम भी था, उन्होंने कई सारे गुनाह भी किए थे, तो भी उन्होंने सरेंडर करके रिस्क लिया कि जो भी हो सरेंडर करेंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। उनकी जान पे अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन वो कहती हैं कि वो एक बार मर जाना बेहतर है, पर वो नक्सली वायलेंस और नक्सली क्रूरता का हिस्सा बनना मंजूर नहीं है। तो हमने काफ़ी लोगों से मुलाकात की वहाँ इस सिलसिले में। आपकी इस फिल्म को भी जैसे केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा फिल्म कहा गया था, उसी तरह से इस फिल्म को भी लोग लेफ्टिस्ट वाले जो हैं वो प्रोपेगेंडा फिल्म कह रहे हैं और विशेषकर इस फिल्म के विरुद्ध उनका प्रतिरोध जो है वो केरला स्टोरी से भी अधिक है, क्योंकि इसमें आप जो है ना उनके नर्व सेंटर को हिट कर रहे हैं। तो आपको इसके काउंटर करने के लिए आप क्या मेजर्स ले रहे हैं? देखिए, जयपुर डायलॉग्स में हमने आपकी केरला स्टोरी को भी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया था और बार-बार कॉल दी थी। अ, इस मूवी को भी हम सपोर्ट करेंगे और हम हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबसे अनुरोध करेंगे कि इस फ़िल्म को अवश्य देखें। तो आपके स्तर पर इस प्रोपेगेंडा को डिफीट करने के लिए क्या किया जाए? देखिए आप जब कोई आपके साथ तथ्यों पे नहीं लड़ सकता, तो वो ध्यान भटकाने के लिए प्रोपेगेंडा, एजेंडा, झूठी है फ़िल्में, ये सब आक्षेप करते हैं। लेकिन हमने देखिए हम तो जेएनयू में जाके हमने शो किया फ़िल्म का। उन्हीं के गढ़ में गए थे हम
और हमने उन्हें इनवाइट भी किया था कि आप आइए, फिल्म देखिए और हमारे साथ डिबेट करिए, और वो लोग भाग गए, नहीं आए फिल्म देखने। बाद में उन्होंने फिल्म के शो को रोकने की भी कोशिश की, उसमें भी नाकाम रहे। तो उन्होंने अपने तरीके से जो, पर हम बहुत क्लियर है कि अगर आप हमें कह रहे हैं कि हम झूठे हैं, तो हमें फैक्ट्स पे आप चैलेंज करिए। ये कहिए कि 76 जवानों को नहीं मारा गया था और प्रमाण लाइए। ये कहिए कि जेएनयू में उसका सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, प्रमाण लाइए। प्रमाण लाइए कि वहाँ सड़कें बनाने देते हैं, वहाँ सबकी जिंदगी बहुत अच्छी है, वायलेंस नहीं होती। आप प्रमाण लाइए, हम अपने प्रमाण लाते हैं और तथ्यों पे डिबेट करते हैं। अगर आप सिर्फ कोई तथ्य नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए सिर्फ आप हमें प्रोपोगेंडा बोलते हैं, तो उसको ना ऑडियंस सीरियसली लेती है, ना हम सीरियसली लेते हैं। तथ्यों पे डिबेट करने के लिए हम कभी भी तैयार हैं। और मुझे लगता है कि जैसे केरला स्टोरी में हुआ था, एक ही आंकड़ा जो 32,000 करके उन्होंने हमारे विरुद्ध एक कैंपेन शुरू किया था, हमने 6 जून को 32,000 के आंकड़े पे एक 16 मिनट का वीडियो बना के डाला यूट्यूब पे। और उसके बाद हम हर न्यूज चैनल के पास गए कि इसके ऊपर अब आप डिबेट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि 32,000 का आंकड़ा ये रहा, विथ सारे नाम नंबर सब कुछ हमने डाला था उस वीडियो में। तो 2 दिन बाद हमें न्यूज चैनल वालों ने कहा कि नहीं, वो दूसरा पक्ष जो है वो डिबेट नहीं करना चाहता इसके ऊपर। तो उनकी सच्चाई वहां एक्सपोज हो गई। वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसे भी शक हो सच्चाई का या प्रोपोगेंडा का, वो जाके वो वीडियो चेक कर सकता है। लेकिन जैसे फिल्म रिलीज हुई, वो जी प्रोपोगेंडा का शोर खत्म हो गया, और उसमें आप जैसे लोगों का सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें भी प्रोपोगेंडा की बात अब खत्म हो चुकी है, वहां कोई बात ही नहीं हो रही है। अब सिर्फ ये बात हो रही है कि ये फिल्म कैसे, ये लोग इस फिल्म को कैसे गिरा दें, कैसे इसे फ्लॉप करा दें, ताकि ये बात लोगों तक फैले नहीं। तो उसकी बहुत कोशिश हो रही है, बैकडोर भी चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि लोग इस फिल्म से जुड़ेंगे। लगातार सर आपकी कई आवाज नहीं। फिल्में जो हैं। हाँ। हेलो। हाँ जी, हाँ, अब आप। जी, इस समय एक के बाद कई फिल्में, जैसे आर्टिकल 370 पहले रिलीज हो चुकी है, अब आपकी ये बस्तर आ गई, इसके बाद अभी सावरकर, अ, रजाकार, और एक तो जेएनयू के ऊपर ही जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी करके आ रही है। तो आपको लग रहा है कि क्या इतना स्पेस है अब मार्केट में कि इस तरह की फिल्में जो है वो सफल हो सकें? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो फिल्म लोगों को अच्छी लगेगी वो सफल होगी, और जो लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लोग फिल्म सिर्फ इसलिए नहीं देखने जाते क्योंकि आप कोई ऐसा टॉपिक उठा रहे हैं जो एक वाइडली पॉलिटिकली एक्सेप्टेड टॉपिक है। आप वो फिल्म उसके बाद कितनी अच्छी बनती है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। देखिए, हमारी फिल्म की शुरुआत कल काफ़ी स्लो थी। हमारा जी, पहले दिन का नंबर कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था। जी। लेकिन अगर आप बुक माई शो पे जाएँगे और कमेंट्स में जाएँगे, जिन लोगों ने फ़िल्में देखी हैं, इस फ़िल्म को कल जितने लोगों ने देखा है, कुछ 750 के करीब कमेंट हैं, उसमें आपको एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा। और ये बुक माई शो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ना वो हमारा प्रोपोगेंडा है तो वो चलाएगा। वो तो वहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म है जिस पे हर पब्लिक आके अपना ओपिनियन रखती है। तो मुझे लगता है कि स्लो शुरुआत के बाद ये धीरे-धीरे फ़िल्म मज़बूत होती चली जाएगी। और एक ट्रेंड चला था कल जी। कि देखिए, बस्तर नहीं खुली तो फ्लॉप है, फ्लॉप है, फ्लॉप है, वो शुरू हो गए थे। लेकिन आज आज सुबह से जिस तरीके की ग्रोथ हम देख रहे हैं कलेक्शन में, और जिस तरीके का रिस्पॉन्स बुक माई शो पे आ रहा है, हर जगह आ रहा है, तो मुझे लगता है कि स्लो शुरू होने के बाद ये धीरे-धीरे बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचेगी। हुँ, हुँ। एक और ट्रेंड देखी जाती है ना, बहुत सारी जो फ़िल्में जो हैं, वो जो असफल होती हैं, जिनको ये तथाकथित सफल होती हैं, और आजकल कॉर्पोरेट बुकिंग का एक चलन है। जी, तो ये जी। कॉर्पोरेट बुकिंग के में और असली बुकिंग में, ये आपकी फ़िल्म से संबंधित नहीं, ये फ़िल्म इंडस्ट्री से संबंधित प्रश्न है। ये कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू जो आंकड़े आते हैं और जो रियल आंकड़े होते हैं, इनको कैसे पहचाना जाए? देखिए, इन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल भी है, क्योंकि आजकल एक सिस्टम बन गया है कि हुँ, आप हुँ। एक कॉर्पोरेट हाउस के साथ टाई अप कर सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप अपने सारे एम्प्लॉइज़ को बोलिए कि पिक्चर देखने जाएँ,
और टिकट का काउंटर हमें बता दें, हम उनको पैसे दे देंगे, आपको हम रीइंबर्स कर देंगे, एंड देन यू कैन रीइंबर्स देम। या ऐसा एक अलग अलग टाइप के सिस्टम्स बनते हैं जिसमें, क्योंकि फिर वो बुकिंग जो है वो इंडिविजुअल लोग करते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन से लोग उस कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू आए हैं और कौन से लोग जेन्युइन हैं। लेकिन हमारे पास ना इतना पैसा है, ना इतनी ताकत है कि हम ऐसी कॉर्पोरेट बुकिंग में इंडल्ज कर पाए। अगर हम कर पाते तो कल नहीं ही नहीं, हम आपके एक लिए तो बढ़िया, कह नहीं रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये इंडस्ट्री में ये चलता है नहीं नहीं, आई तमाशा, नो, और हम आई उसको नो, आई नो, एक्सपोज भी करते रहते हैं। जैसे शाहरुख आई खान की आई वो फिल्म आई थी, उसको तो बुरी तरह से एक्सपोज किया था हमने। सारे के सारे फिल्म थिएटर खाली पड़े हैं और बाहर हाउसफुल लगा हुआ है। तो वही जो एक सिलसिला है, वो लोग कर पाते हैं जो बहुत स्ट्रांग पैसे वाले लोग हैं, बड़े स्टूडियोज हैं, वो शायद ये एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते होंगे। लेकिन एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के लिए वो एक्टिविटी सस्टेन करना नामुमकिन होता है। तो वहां पे आपको पता चल जाता है कि ये रियल नंबर्स कहाँ है, और थोड़ा पर ट्रेड में बैठे लोगों को पता होता है कि कौन सा नंबर, कौन सी फिल्म का कितना नंबर रियल है और कितना कॉर्पोरेट बुकिंग के थ्रू किया गया है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपुल शाह जी, थैंक यू सो मच। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और थैंक यू। सदिच्छा है हमारी ओर से कि ये फिल्म भी आपकी केरला स्टोरी की तरह ही रिकॉर्ड तोड़े, और भारत की प्रगति में और इस देश के नैरेटिव को एक सही दिशा देने में जो आपका योगदान है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।